हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज का जो क्लास है हमारा कुछ फिज़िक्स चैप्टर 2 जो है आपका साइड बुक के अकॉर्डिंग और चैप्टर 9 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो कि आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि वन वर्ड में आपका आस्क होता है। और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका शॉर्ट्स क्वेश्चन है, वन वर्ड हो या फिर वन सेंटेंस हो, जिसको जनरली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कंसीडर किया जाता है। तो आज हम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहें आप हमारे साथ, और भाई बंधु पड़ोसी सबको जगा दें। जगाने का मतलब लिंक शेयर कर दें, है ना। और जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। और जो उनसे भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, आप उसको मैसेज कर दें टेलीग्राम पे। आपको मैसेज टेलीग्राम जो है वहाँ से आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, और टेलीग्राम का आपको पता ही है लिंक। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इस तरीके का रहता है उसका सिंबल, ठीक है। वहाँ पे लिखिए जा करके टॉपर लर्नर्स, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे अपडेट्स वहीं पे हम यूट्यूब के रिगार्डिंग करेंगे, कब क्लास लेना है नहीं लेना। और जनरली अभी जो आपका क्लास चल रहा है 7 PM पे पर डे क्लास चल रहा है, ठीक है। हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से क्वेश्चन ले रहे हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है ना। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी का केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखा था हमने। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं, क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्रवाई। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज द शेप ऑफ बॉल। कौन सी क्वांटिटी है जो शेप ऑफ बॉल को चेंज कर सकता है। तो बताइए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। आपको पता है फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, फोर्स हो जाएगा, क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ है 2010 और 12 में। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। इनर्शिया से क्या समझते हैं। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसका, बॉडी का। इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। वो क्या करता है, विच अपोज टू चेंज इज स्टेट, अपोज टू चेंज इट्स स्टेट। वो स्टेट आइदर रेस्ट भी हो सकता है, वो स्टेट आइदर मोशन भी हो सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो क्या करेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। अगर हम उसके स्टेट को चेंज करेंगे वो अपोज करेगा। ये किसके कारण होगा, इनर्शिया के कारण, क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द काइंड ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का टाइप। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए रेस्ट, दुनिया में जितना रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, जितना चल रहा हुआ ऑब्जेक्ट है मोशन में है उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, और जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ, जैसे बस आपका रुका हुआ है और सडनली ड्राइवर इज स्टार्टिंग द बस, तो क्या होता है, पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाता है। क्यों, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। एक एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का, गाड़ी चल रहा है, ड्राइवर सीधे ब्रेक लिया तो आप आगे की तरफ भागने लगते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का हो गया एग्जांपल। उसी तरीके से जब बस मान लीजिए राइट टर्न लेता है तो आप लेफ्ट तरफ झुक जाते हैं, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी पूछे तो आप तीन एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2010, 12, 15 में पूछा हुआ है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी डेट मेजर इनर्शिया। इनर्शिया को कौन मेजर करता है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द इनर्शिया। देखिए अब देखिए, एक है आपका 5 kg का ऑब्जेक्ट और एक है 50 kg का ऑब्जेक्ट, किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा,
50 kg में, तो कौन मेज़र किया? मास ही ना किया। तो मास इनर्शिया को मेज़रमेंट कौन करता है? मास करता है। बोलने का मतलब ये है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। क्लियर है? क्या हो गया रिलेशन? मास के साथ इनर्शिया का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का। ऑन व्हाट फैक्टर डज इनर्शिया डिपेंड? इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? अभी बता दिए। किस पे? मास पे। किस पे करेगा? मास पे। कैसा? तो डायरेक्टली। कैसा? तो डायरेक्टली। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। फास्ट रिवीजन है, डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। छठा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, विच हैज़ मोर एनर्शिया, ए मैन और चाइल्ड? एक बड़ा आदमी है, एक बड़ा आदमी, ठीक है, यही है साहब, और एक छोटा बच्चा है। किस में ज़्यादा एनर्शिया होगा? इसमें या इसमें? इसमें होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, मैन में ज़्यादा होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मास मैन का ज़्यादा होगा और बच्चे का कम होगा, इसलिए। चले अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7 क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा और ऊपर कर लें इसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। इन ए टग ऑफ वार द रोप डज नॉट मूव एनी डायरेक्शन, वाई? टग ऑफ वार इसको बोलते हैं हिंदी में रस्सा कसी का खेल। रस्सा कसी का खेल। जैसे देखिए कैसे खेल होता है पता है? ये हो गया टीम ए, ये हो गया टीम बी। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। ठीक है, अब जब किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब मान लीजिए रस्सी टूट गया तो ये इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा, तो बैलेंस फोर्स में टूटता ही है। अगर ये ज़्यादा ताकतवर हुआ तो ये इधर खींच लेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है टग ऑफ वार रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, वाई? तो लिखिएगा बिकॉज बोथ साइड ए एंड साइड बी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग, या बैलेंस फोर्स एक्टिंग, सो इट इज़ नॉट मूव। क्लियर? क्योंकि बैलेंस फोर्स अगर लगेगा तो मूवमेंट होगा ही नहीं, हम लोग पढ़े हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन हैव हायर एनर्शिया, मास ऑफ 1 kg स्टोन और 5 kg? बताइए, सिंपल बात है, 1 kg वाले में कम होगा इनर्शिया और 5 kg में ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन 2 इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, फोर्स कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट। बहुत सारा आप लिख सकते हैं। क्लियर? फोर्स से आप क्या क्या कर सकते हैं? रुके हुए वस्तु को चला सकते हैं, चले हुए वस्तु को रोक सकते हैं, तेज ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकते हैं, स्लो को फास्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 10 होगा आई थिंक। देखिए नेक्स्ट है, नेम द फैक्टर ऑन विच मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी। P बराबर फॉर्मूला होता है mv, P इक्वल टू mv। तो पूछ रहा है कि ये जो मोमेंटम है किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? बताइए, P किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। और P किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। तो कौन सा फैक्टर हो गया? दो फैक्टर आपका हो गया, मास एंड वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा आंसर में? फैक्टर ऑन विच मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिपेंड इज मास and velocity, mass and velocity, because momentum is P is equal to mv
and P is directly proportional to M and P is directly proportional to B। क्लियर है? क्लियर है तो बताइए जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आई होप आ ही रहा होगा आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देना है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे समझते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पी मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस एम यू बाई टी। यही है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, ये आपको प्रूफ ऑलरेडी हमने करवा दिया है, वहाँ से आप लेक्चर से देख सकते हैं। तो फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को तेज चलाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और कम धीरे चलाना चाहते हैं तो धीरे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 4 kg। ये शॉर्ट में है। गिवन क्या क्या है बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका। गिवन हो गया आपका एक्सीलरेशन दे दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना। उसके बाद आपका मास दे दिया है, मास है आपका 4 kg। तो पूछ रहा है फोर्स पूछ रहा है, तो F इक्वल टू, सिंपल बात है, आपको फार्मूला मालूम है ma। मास कितना है 4 और एक्सीलरेशन कितना है 2.5, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा 10 न्यूटन। समझ में आया? देखिए प्रोड्यूस एंड एक्सीलरेशन दे दिया है, ये यहाँ पे निकाल दिए, और 4 kg मास दे दिया है। तो F बराबर ma फार्मूला होता है, फोर्स बराबर ma होता है। फार्मूला का यूज़ करके कर दिए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 30 kg। मास कितना है 30 kg, हैज मोमेंटम 150 kg, फाइंड द वेलोसिटी। मास दे दिया है आपका 30 kg और P दे दिया है मोमेंटम 150 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा वेलोसिटी फाइंड कीजिए। तो वेलोसिटी यहाँ पे मोमेंटम के केस में होता है P बराबर होता है P इक्वल टू एम भी। तो यहाँ से भी पूछ रहा है, तो भी बराबर क्या पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 150 बराबर मास कितना है 30 भी। तो 30 भी बराबर क्या हो जाएगा 30 भी बराबर 150। अब काट दीजिए, E0 से E0 कैंसिल, अब 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा भी बराबर आपका आ जाएगा आंसर, यहाँ पर लिख रहे हैं भी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। भी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सिंपल है, इस फॉर्मूला पे पुट करके निकाल देना है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताइए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड। मास को क्या कर दिया जाए m बराबर 2m कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन टू इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पे क्या होगा इफ द फोर्स अप्लाइड, इसको F बराबर F ही रहे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। देखिए F बराबर ma होता है, तो अगर हम मास को डबल कर दें, मास को क्या कर दें डबल कर दें, व्हाट हैपेंस। अब देखिए यहाँ से एक्सीलरेशन अगर निकाला है
तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर एफ बाई एम। अब देखिए मास का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन क्या है, इन्वर्स है। तो अगर मास बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक्सेलरेशन बिकम्स हाफ हो जाएगा, एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा। आया समझ में? आई होप नहीं आया होगा समझ में। बोला जा रहा है कि मास को डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे जब मास m है तब रिलेशन है इक्वल टू एफ बाई एम। तो जब मास m है तब एक्सेलरेशन a है। तो मास जब डबल हो जाएगा 2m हो जाएगा तो इन्वर्स रिलेशन में है, a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो ये अगर डबल होगा तो ये आधा नहीं हो जाएगा, समझे। तो a एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एक्शन एंड रिएक्शन वाइल पर्सन वॉकिंग। जब आदमी चल रहा है, जब आदमी चल रहा है आगे की तरफ, तो देखिए एक्शन पीछे की तरफ लगाएगा और रिएक्शन उसका आगे होगा। जब तक पैर से हम एक्शन नहीं करेंगे आगे, तो बैकवर्ड जो पीछे की तरफ जो लगा रहा है ये एक्शन हो जाएगा, इसका रिएक्शन। ये थर्ड लॉ पर बेस्ड है, क्लियर। तो पीछे की तरफ जो फोर्स लगाते हैं वो एक्शन, बाकी आगे की तरफ जो जाते हैं वो रिएक्शन है। हमारा आगे की तरफ मूव करना रिएक्शन है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट देना है और बस स्टेटमेंट है। तो हमको इसमें आपको लिख देना है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। और इसका स्टेटमेंट लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। लिख दीजिएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल विच इज वर्किंग ऑन, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच रॉकेट इज वर्क। रॉकेट का जो प्रोपल्सन है, रॉकेट का जो प्रोपल्सन है वो किस पे वर्क करता है। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या आपका गुब्बारा है, गुब्बारा जो ऊपर उड़ता है नीचे एयर देख के ऊपर जाता है, तो ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही डिपेंड है, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन के बारे में पूछ रहा है। देख रहे हैं खतरनाक गन है, हिलना नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका गन, इसी का रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन होगा जब बुलेट फायर किया जाता है बाबू, जब बुलेट फायर किया जाएगा तो पीछे की तरफ झटका लगता है बंदूक में, बंदूक पीछे की तरफ मूव करता है। यही जो पीछे की तरफ मूव करना हुआ, यही रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हुआ। द वेलोसिटी विद विच गन मूव बैकवर्ड ड्यूरिंग फायरिंग इज नोन एज रिक्वायर्ड वेलोसिटी। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसके निकालने का फॉर्मूला है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बराबर वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड आर भी जी लिख देते हैं। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बराबर माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन। समझे, ये याद रखिएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन। ये माइनस क्यों है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसीलिए, क्लियर। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द चेंज दैट फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट द बॉडी, गिव एग्जाम्पल। फोर्स क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में इफेक्ट ऑफ फोर्स बता देना। ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, अगला प्रश्न है, टू बॉल A and B of mass m and 2m are in motion with velocity v and 2v respectively. Compare their inertia, their momentum. दो बॉल है जिसका मास एक का m है एक का 2m है, यानी A है जिसका मास m है, B है जिसका मास 2m है, और इसका वेलोसिटी 2v है और इसका वेलोसिटी v है। तो इसका इनर्शिया, तो देखिए इनर्शिया इसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा,
ए का इनर्शिया कम होगा। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा है, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, हम लोग जानते हैं। तो जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा देयर मोमेंटम। देखिए 2 MB ये भी हो जाएगा और ये 2 MB हो जाएगा, तो मोमेंटम दोनों का सेम हो जाएगा। इन दोनों का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 MB, और इसका भी गुना कीजिएगा तो इसका भी 2 MB हो जाएगा। इसका भी गुना कीजिएगा तो 2 MB हो जाएगा। इसका भी 2 MB और ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 MB। मोमेंटम दोनों का सेम हो जाएगा। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन, उसके बाद द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन सेम टाइम। फोर्स निकालना है। फोर्स इन चेंज ऑफ मोमेंट, फोर्स सेम फोर्स लग जाएगा क्योंकि मोमेंटम सेम है। ठीक है, आज बस और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये फिगर है, आप अच्छे से देखिए। बोल रहा है इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, जो फिगर में है, स्टूडेंट्स गिव अ कार्ड ए शार्प फास्ट हॉरिजेंटल फ्लिक विद द फिंगर। आप फोटो देखिए, उससे समझा देते हैं। ये ग्लास है, ठीक है, ये क्या है आपका ग्लास है, ये ग्लास है यहाँ से, ठीक। इस पर ये आपका रखा हुआ कार्ड, ताश का पत्ता, उस पर ये कॉइन रखा हुआ है, ठीक। कार्ड हो गया, यहाँ नीचे ग्लास है। अब यहाँ से मार रहा है, जैसे स्ट्राइकर को मारते हैं, इसको स्ट्राइक किया, आगे देखिए क्या हो रहा है। व्हाट विल हैपन टू द कॉइन, ये जो कॉइन ऊपर रखा हुआ है, ये जो कॉइन है इसका क्या होगा। तो ये जो, अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये रेस्ट में रहना चाहेगा, ये मोशन में चला आएगा, तो ये कॉइन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो क्या होगा, कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास बिकॉज दे वांटेड टू बी इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन गेटिंग डाउन फ्रॉम मूविंग बस फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ बस वाई। देखिए जैसे ही कोई एक आदमी है जो बस से कूद गया है, किस डायरेक्शन में, जैसे ही कूदा ये गिर गया इस डायरेक्शन में, लुढ़क गया। क्यों लुढ़का? क्योंकि बस जब मोशन में था, इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये रेस्ट में उसका अपोज किया, इसीलिए ये उसी डायरेक्शन में फॉल कर गया। लिखिएगा, पर्सन इज गेटिंग डाउन फ्रॉम द मूविंग बस फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ बस बिकॉज when they are in bus it person have inertia of motion, and when it jumped out due to cause of inertia of motion it fall into the direction of bus। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट हैपेंड टू अ पर्सन ट्रेवलिंग इन ए बस व्हेन द बस टेकन ए शार्प टर्न। बस में बैठा हुआ है, देखिए लग्जरी बस है ये, हेवी वाला रॉकेट, बस कम रॉकेट ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही इस तरफ टर्न लिया तो ये इस तरफ क्यों आ गया, झुक गया। तो लिखिएगा बिकॉज व्हेन बस टेक शार्प टर्न ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इट अपोज द टर्न which is taken by bus and it move in opposite direction। क्लियर? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन है why are the wheel of vehicle provided mudguard। व्हील ऑफ व्हीकल के ऊपर मडगार्ड क्यों होता है, ये मडगार्ड। देखिए अगर मडगार्ड नहीं होगा तो ये जो मड है इसमें स्टिक करके सर्कुलर मोशन में आएगा और इसके ऊपर टेंजेंशियली मड को क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा, जिससे क्या होगा कि गंदा हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, मड गार्ड प्रोवाइड करता है। तो लिखिएगा बिकॉज व्हेन द व्हील ऑफ व्हीकल इज मूव मड इज स्टिक एंड मूव टेंजेंशियली, सो ड्यू टू दिस मूवमेंट व्हाट विल हैपन, मड इज अफेक्ट, या मड क्या होगा, स्प्रेड आउट
To stop the spreading of mud from the vehicle, it is provided what? It is provided mud guard. Clear? समझ गया? कीचड़ नहीं उड़े उसको बचाने के लिए. अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मूविंग पार्टिकल ऑन मूविंग पार्टिकल. देखिए, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल विच नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो. मतलब फोर्स अगर ज़ीरो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? ज़ीरो, चेंज नहीं हो रहा. तो ये आपका v हो गया, ये t हो गया. कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चल रहा, फोर्स नहीं लग रहा, तो ये हो जाएगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ज़ीरो एक्सीलरेशन वाला हो जाएगा. फोर्स नहीं लगने का मतलब क्या है? ज़ीरो एक्सीलरेशन. तो vt ग्राफ जब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है तो ज़ीरो एक्सीलरेशन होता है. यही ग्राफ हो जाएगा आपका ये वाला. ठीक है, बढ़े आगे. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. अगला प्रश्न, बस 25 क्वेश्चन हो गया है आज के लेक्चर में, बस इतना ही. अब अगले लेक्चर में इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए. ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में. ओके, बाय बाय. अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ और शॉर्ट आंसर टाइप देखेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.